हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना शेखावत। पिछले सेशन में हमने ह्यूमन राइट्स को जाना। उसके बाद एक सेशन हमने और अटेंड किया जो कुछ जातिवाद संबंधी आर्टिकल से रिलेटेड था। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि हमारे विधि के अंदर कहाँ कहाँ पर महिलाओं से संबंधित प्रोटेक्शन दिया गया है और कहाँ कहाँ पर महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। संविधान की बात से लेकर संविधान के अंदर यानी जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर अनुच्छेद 15 ये कहता है कि आप किसी भी प्रकार से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेंगे। किंतु ऐसा होते हुए भी इसी अनुच्छेद के खंड 3 में ये कहा गया कि अनुच्छेद 15 की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बालकों संबंधी विधि के लिए जो विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात किसी भी बात के होते हुए संविधान के आर्टिकल 15 ने ये डिस्क्राइब किया कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित एक विशेष विधि बनाई जा सकती है, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जो अडल्ट्री के बारे में बात करती थी। ठीक है, तो 1954 में यूसेफ अब्दुल हजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का एक केस आया जिसमें ये कहा गया कि वहाँ पर 497 में क्या पुरुषों को दंडित किया जाना चाहिए, महिलाओं को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उसी के पश्चात 2018 में इसके अंदर और चेंजेस आए। क्या जोसेफ सिन्हा के केस में अंदर आया कि नहीं, ये जो विधि है ये आर्टिकल 14, 19 और 21 का क्या करती है, वायलेशन करती है। इसीलिए इसके अंदर दोनों को समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। फिर भी इन संबंधित बातों के होते हुए भी क्या किया गया कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, महिलाओं के लिए विशेष उपबंध बना सकती है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 39 जिसमें कहा गया है कि कुछ नीति निर्देशों के लागू करना, मतलब कुछ अनुसरणीय तत्व जो लागू होते हैं। कैसे? जैसे कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से रणधीर वर्सेस भारत संघ ने केस ने ये कहा कि समान कार्य के लिए महिला और पुरुषों दोनों को क्या मिलना चाहिए, समान रूप से वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही कार्य में महिलाओं को अलग वेतन दिया जा रहा है और पुरुषों को अलग वेतन दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर भी समानता के अधिकार को क्या दी गई, वरीयता दी गई। उसके बाद एक और बात इसके अंदर कही गई कि जहाँ पर भी रोजगार संबंधित हो गया या फिर आर्थिक आवश्यकता से संबंधित हो गए तो जिनकी वजह से क्या स्त्रियों और बालकों को क्या जूझना नहीं पड़े, तो उनसे संबंधित अलग से विधि बनाई जा सकती है। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 243 का डी जिसमें कहा गया कि पंचायत से संबंधित स्थानों का आरक्षण, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर पंचायतों का चुनाव होता है और जहां पर इनके संबंध में तो ये कहा गया कि 1/3 क्या होनी चाहिए, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होनी चाहिए। ठीक है, उसी के साथ में सोसाइटी के रिलेटेड भी इनमें क्या निकाला गया, मामला निकाला गया। ठीक है, कितना, 1/3। आगे बढ़ते हैं कि क्या संविधान के अंदर इनको अधिकार दिए गए। उसके बाद अन्य विधियों में इनको क्या क्या अधिकार दिए गए, जैसे कि हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता है, उसके अलावा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, वो दंड संहिता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता के ऊपर कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर महिलाओं को क्या राइट दिया गया है। ठीक है, तो जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 56 है उसके अंदर महिलाओं को क्या कहा गया है कि अगर कोई डिक्री क्या कि कोई डिक्री धन से संबंधित मामलों के यानी मनी की डिक्री है, वहाँ पर महिलाओं को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। मतलब धन की डिक्री के अंदर महिला को क्या नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 132 में कहा गया कि कुछ स्त्रियों को क्या किया गया, उपसंजाति से छूट दी गई। कैसी स्त्रियां,
जो देश की रूढ़ी रीति के अनुसार लोगों के सामने नहीं आ सकती, तो उनको क्या नहीं किया जा सकता, विवश नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसी के साथ में इसकी कोई भी बात किसी भी मामले में जिसमें क्या किया गया, स्त्री की गिरफ्तारी की गई, तो निषिद्ध नहीं है। सिविल आदेशिका के निष्पादन में किसी स्त्री को गिरफ्तारी से छूट वाली नहीं समझेंगे, अर्थात यानी कि ये जो उपस्थिति है इसको गिरफ्तारी से उपस्थिति की छूट नहीं मानी जाएगी। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 26, जिसमें कहा गया कि कौन सा विचारण कौन सा न्यायालय करेगा। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया था कि आईपीसी से संबंधित विधियों का विचारण उच्च न्यायालय कर सकता है, सेशन न्यायालय कर सकता है। उसके अलावा जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यायालय हैं वो कर सकते हैं, और अगर अन्य विधियों से संबंधित मामले हैं तो वहाँ पर उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय और कौन कर सकता है, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यायालय कर सकते हैं। किंतु जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, यानी धारा 376 हो गई, 376A हो गया, यानी कुल मिलाकर अगर महिलाओं से संबंधित अपराध के संबंध में है तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, जो किसी भी अपराध का विचारण है वो केवल और केवल महिला पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद धारा 46 क्या कहती है कि गिरफ्तारी किस प्रकार से की जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर सभी परिस्थितियों के होने के बावजूद भी किसी भी महिला को गिरफ्तार किया जाएगा वहाँ पर जब तक कि परिस्थितियाँ उसके विपरीत ना हो, गिरफ्तारी की मौखिक इत्तला पर उसको क्या मान लिया जाएगा, अभिरक्षा में उसके समर्पण की अवधारणा कर दी जाएगी। मतलब अगर जहाँ पर भी परिस्थितियाँ अनुकूल में हैं वहाँ पर अगर महिला ने अपने आप को मौखिक रूप से समर्पण कर दिया तो वहाँ पर उसी मौखिकता को क्या मान लिया जाएगा, गिरफ्तारी मान ली जाएगी। अर्थात महिला को किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। उसी के साथ में जब तक पुलिस अधिकारी न हो तब मतलब महिला की गिरफ्तारी किसके द्वारा किया जाएगा, महिला अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और उसके शरीर को छुआ नहीं जाएगा। ठीक है, उसी के साथ में इसमें कहा गया कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी समय किसी भी महिला को सूर्यास्त से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाना ज़रूरी है, मतलब ऐसा नहीं किया तो कुछ अन्य अपराध हो सकते हैं, तो वहाँ पर उस महिला के लिए क्या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के संबंध में किसी महिला कांस्टेबल के द्वारा क्या किया जाएगा, लिखित परिवाद किया जाएगा और उसके पश्चात उसकी अनुज्ञा ली जाएगी और उसके पश्चात उस महिला को गिरफ्तार किया जाएगा। उसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, धारा 98 क्या कहती है कि अगर कोई अपवत स्त्री या जो बालिका जो 18 वर्ष से कम की है उसके संबंध में बात कर रही है, क्या कि किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहत किए जाने या निरुद्ध किए रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, यह आदेश दे सकता है क्या कि उस महिला को तुरंत स्वतंत्र किया जाए और उसके माता पिता या उसके संरक्षक को क्या किया जाए, सौंपा जाए। और उसके बाद अगर उसके अनुपालन में कोई आवश्यक बल का यूज़ करना है तो वहाँ पर वो भी किया जा सकता है। फिर महिलाओं को भरण पोषण संबंधी अधिकार दिए। हालांकि ये भरण पोषण संबंधी अधिकार अनेकों व्यक्तियों को अनेक प्रकार से और अनेक परिस्थितियों में दिया जाते हैं, लेकिन इसी का एक हिस्सा महिलाओं को भी दिया गया। ठीक है, उसी के साथ साथ में आप सभी को पता है कि 2005 के संशोधन के द्वारा महिलाओं को प्रॉपर्टी संबंधी अधिकार भी दिए गए। फिर उसके बाद 154 से लेके 157 की जो प्रोसीडिंग है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन वाली कॉग्निटिव जो ऑफेंसेस हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके संदर्भ में भी ये कहा गया कि अगर महिलाओं से संबंधित कोई अपराध है तो वहाँ पर जो इत्तला है या कोई विधिक सहायता है वो अगर किसी स्त्री से संबंधित है तो वो महिला अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, उसी के साथ में आगे बढ़ते हैं कि 160 जो धारा है उसमें कहा गया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा उनको व्यक्तियों को जो अपेक्षित करें बुलाने के लिए, लेकिन किसी भी कंडीशन में पुलिस अधिकारी किसी ऐसा पुरुष जो 15 वर्ष से कम का है और अगर कोई 65 वर्ष से अधिक आयु का है या फिर कोई स्त्री है जो मानसिक या शारीरिक रूप से क्या है, निशक्त है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या नहीं किया जाएगा, वहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा थाने के अंदर। ठीक है, उसी के साथ 164A कहता है कि जहाँ पर भी
बलात्संग से संबंधित मामले हैं तो महिला चिकित्सक अधिकारी के द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा और उसी के साथ में उनको 24 घंटे के अंदर अंदर क्या किया जाएगा, किसी भी रजिस्ट्रीकृत पंचायत सोसाइटी में किया जाएगा। उसी के साथ में 198 से लेके 199 की बात है कि जहाँ पर भी कोई 18 वर्ष से कम आयु का है या फिर जड़ है, पागल है, कोई ऐसी स्त्री है जहाँ पर वो रूढ़ी के अनुसार सामने नहीं आती, तो उसकी सहमति से कोई भी अन्य व्यक्ति क्या कर सकता है, परिवाद दायर कर सकता है। ठीक है। उसी तरह 265A के अंदर भी कहा गया है कि जो सौदे विवाह वाला जो मामला है वो महिलाओं के संबंध में या 14 वर्ष या सामाजिक दायित्व के संबंध में क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। फिर उसके बाद 273 भी यही कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री का जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध के लिए किए जाने का अभिकथन साक्ष्य लेखन के लिए क्या ये समुचित उपाय कर सकेगा। ठीक है। उसी के साथ में 377 में कहा गया कि मतलब सभी मामले हैं जो खुले न्यायालय में सुने जाएंगे, लेकिन जहां पर महिला संबंधित मामले हैं वहां उनकी जो कार्यवाही होगी वो बंद कमरे के अंदर होगी। ठीक है। फिर 416 में कहा गया कि जहाँ पर अगर कोई स्त्री है वो गर्भवती है और उसको मृत्यु दंडादेश से दंडित किया गया है तो वहाँ पर उसको आजीवन कारावास में लघुकृत किया जा सकेगा। ठीक है। फिर 473 में कहा गया कि अगर कोई ऐसी महिला है या फिर कोई शीतलांग है या फिर 16 वर्ष से कम आयु की तो उनको अजमानती मामलों में क्या किया जा सकता है, जमानत दी जा सकती है। ठीक है। आई होप आप सभी को संबंधित जानकारियाँ समझ में आई होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।